हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट में दिल खोल करके स्वागत है। तो आज दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि कार्य ऊर्जा प्रमेय। इससे पिछली वाली क्लास में हमने सीख लिया हुआ था ऊर्जा क्या होता है, और उम्मीद है कि आप लोगों को ऊर्जा बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऊर्जा में हमने आपको सिर्फ सिखाया हुआ है अभी कि गतिज ऊर्जा क्या होता है, और उस गतिज ऊर्जा का सूत्र हम नियत बल के लिए और परिवर्ती बल के लिए कैसे कैसे निकाला जाता है, ये सब चीज़ें हमने आपको सिखाया। और उम्मीद है कि आपको वो चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक ना। आज हम लोग पहले सीखेंगे कि कार्य ऊर्जा प्रमेय है क्या। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय पहले सीखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग स्थितिज ऊर्जा के बारे में सीखते हैं। तो पहले कार्य ऊर्जा प्रमेय, प्यारी सी हेडिंग डाले भाई, कार्य ऊर्जा प्रमेय वर्क एनर्जी थ्योरम। तो जो कार्य ऊर्जा प्रमेय होता है ना, बहुत ही आसान है। बस हम लोग एक बार नियत बल के लिए निकालेंगे और एक बार परिवर्ती बल के लिए निकालेंगे। तो पहले हम लोग सीखेंगे आखिरकार ये कार्य ऊर्जा प्रमेय है क्या। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय ये है कि किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य, किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य, भाई वस्तु है, वस्तु पर बल लगाएंगे, वस्तु विस्थापित होगी तो कार्य होगा, यही ना। किसी वस्तु पर बल है, किसी वस्तु है, वस्तु पर बल लगाएंगे, बल से वस्तु विस्थापित होगी तो वही कार्य हो जाएगा ना। तो किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। और ये चीज़ हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको जिक्र किया हुआ था कि जहाँ पे हम आपको संरक्षी और असंरक्षी बल बताए थे, तो हमने बताया था कि जो संरक्षी बल होता है, संरक्षी बल जो होता है, संरक्षी बलों के अंतर्गत जो कार्य कर रहे पिंड की गतिज ऊर्जा वहाँ पे क्या होती है, नियत होती है। क्यों? क्योंकि जब कार्य प्राप्त ही नहीं होगा तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का सवाल ही नहीं होता। लेकिन असंरक्षी बल में एक चक्र में किया गया कार्य हमको प्राप्त होता है, एक चक्र में हमें कार्य प्राप्त होता है, जबकि संरक्षी बल में एक चक्र में किया गया कार्य शून्य होता है। तो जब हमको कार्य प्राप्त होगा तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो इसीलिए असंरक्षी बल में, असंरक्षी बलों के अंतर्गत जो पिंड कार्य करते हैं उनकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जबकि संरक्षी बलों में नहीं होता है। वहाँ पे हमने आपको जिक्र किया हुआ था। तो वही कार्य ऊर्जा प्रमेय आज आपके सामने हमने लेकर आए हुए हैं और आपको सिखाएंगे कि कार्य ऊर्जा प्रमेय कितनी आसान तरीके से और कितना आसान इसका डेरिवेशन है, आपको मजा आ जाएगा। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय लिख लें भाई, पहले उसको डिफिनीशन में क्या लिखेंगे, किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य, लिखे भाई, देखे ना, लिखो पहले, किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक ना। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है कौन, किया गया कार्य। देखो भाई, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है ना, तो ये गतिज ऊर्जा हुआ के, गतिज ऊर्जा हुआ के, और डेल्टा इसके आगे लगा देंगे, हो जाएगा क्या, परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर होता है किसके, किए गए कार्य के, किए गए कार्य के। यानी यह W बराबर हो गया किसके, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। तो किया गया कार्य बराबर होता है किसके, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या W बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन यानी KF माइनस KI। अब सर ये KF क्या है, KI क्या लेते हैं आप भाई, F मतलब होता है फाइनल, अंतिम, फाइनल मैच ना, वैसे F मतलब फाइनल, अंतिम, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, I मतलब होता है इनिशियल, I मतलब क्या होता है, इनिशियल। अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अंतर तो क्या कहलाएगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कहलाएगा। और यही गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होगा, अगर वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर हो गया तो यही क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय है। यही क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय है। तो ये बात समझ में आ गई ना कि किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, यानी W बराबर डेल्टा K या W बराबर KF माइनस KI, ठीक। अब हम लोग इसका डेरिवेशन निकालते हैं। डेरिवेशन निकालने के लिए हम थोड़ा सा मानते हैं कि भाई माना इस मान एवं द्रव्यमान की हमारी कोई प्यारी सी वस्तु है और यह वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, यह वस्तु जो है u वेग से चल रही है, जबकि इस वस्तु का जब यश दूरी तय करती है तो यश दूरी तय करते करते वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है। अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। हमने मान लिया कोई वस्तु है, उस वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और यश दूरी तय करने में वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जा रहा है, v हो जा रहा है। जब v हो जा रहा है तो बताओ यहाँ पे हम लोग कौन सा समीकरण यूज कर लें, गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण यूज कर रहे हैं। हाइट वेट का कोई सवाल ही नहीं हो रहा है, ठीक ना। यानी यश तो चर्चा हो रही है लेकिन यहाँ पे हमें यश नहीं लेना, यानी हमें क्या करना है कि गति का तृतीय समीकरण यूज करना है। तो गति के तृतीय समीकरण से क्या लिखेंगे हम लोग, गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से। अच्छा, ये जो हम निकाल रहे हैं ना समीकरण से, तो पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे भाई ये नियत बल के लिए,
नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय, नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक ना। हमने बताया ना 2 तरीके से हम लोग निकालेंगे ना कार्य ऊर्जा प्रमेय को। पहला किस तरीके से, नियत बल के लिए, दूसरा परिवर्ती बल के लिए। तो ये हमारा क्या है, नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय ना, हेरी ना लेंगे, नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये बगल में छोटा सा फिगर, फिर लिखना शुरू करेंगे गति के तृतीय समीकरण से। गति का तृतीय समीकरण क्या है, v² बराबर u² प्लस 2as, v² बराबर u² प्लस 2as। u² को इधर भेजेंगे, जब इधर आएगा तो हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा, v² माइनस u² बराबर क्या बचेगा, 2as। अब देखो भाई, हमें गतिज ऊर्जा बनाना है, क्या बनाना है, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का भी आपने फार्मूला देखा था, क्या था, 1/2mv²। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या था, 1/2mv²। तो यहाँ पे आपको v² तो है, यहाँ पे v² तो है, लेकिन कमी किसकी है, कमी आपको है 1/2m की। कमी क्या है, 1/2m की। जब मेरे भाई वो कमी है उसी से क्या कर दो, गुणा कर दो, लेकिन गुणा दोनों पक्षों में, ठीक ना। गुणा क्या करेंगे, दोनों पक्षों में। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 1/2m से क्या, गुणियाने पर, ठीक ना। दोनों पक्षों में क्या कर देने पर, 1/2m से गुणा करने पर, 1/2m से क्या करने पर, गुणा करने पर। कितने पक्षों में, 2 ये पक्ष है ना, एक बराबर किधर वाला, एक बराबर के उधर वाला। दोनों पक्षों में क्या करने पर, 1/2m से गुणा करने पर। लो देखो भाई, 1/2m से इधर हो गया, माइनस लगा करके बराबर ना, 1/2m से इधर भी हो गया, ठीक। इधर देखो क्या हो जाएगा, 1/2mv² माइनस 1/2mu² बराबर, ये देखो 2 तो शहीद हो गए, तो MAS हमने छोटा कोष्टक क्यों लगा दिया, छोटा कोष्टक इसलिए लगा दिया क्योंकि MA किसके बराबर होता है, F के बराबर होता है, F बराबर MA, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। अच्छा, यहाँ पे देखो अंतिम वेग है और ये प्रारंभिक वेग है। अंतिम वेग के द्वारा जो ऊर्जा होगी उसको, यानी अंतिम वेग के द्वारा जो गतिज ऊर्जा होगी उसको हम अंतिम गतिज ऊर्जा यानी kF मान लेंगे, और प्रारंभिक वेग के कारण जो गतिज ऊर्जा होगी यानी उसको हम क्या मान लेंगे, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यानी KI से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, KF, ये हो जाएगा क्या, KI बराबर MA मतलब W, यस MA होता है F ना, F बराबर MA ना, F बराबर लिख दे भाई। जब हमसे थोड़ा सा भूल हो सकती है तो तुम लोग से भी हो सकती है ना। हाँ, तो F बराबर MA, MA हो गया, और FS W, ये पहले लेक्चर में ना, ठीक ना। FS क्या हो जाएगा, W। तो क्या लिख सकते हैं, KF माइनस KI डेल्टा के, KF माइनस KI क्या हुआ, डेल्टा के बराबर FS मतलब क्या हो जाएगा, W बराबर डेल्टा के। यही क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय हो गया। यही जो है हम लोग ने क्या निकाल दिया, नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। कितना आसान है, मुश्किल से 4-6 लाइन करना है, ठीक ना। एकदम आसान तरीके से हो गया कि नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय, छुट्टे डर बना रहता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक ना। अब देखते हैं भाई परिवर्ती बल के लिए, ठीक है। पहले नोट कर लो, नोट हो गया होगा, हाँ भाई नोट हो गया है। चलिए मिटाएं ना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए होंगे ना। चलो भाई हम लोग क्या देखते हैं अब कि परिवर्ती बल के लिए क्या, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो प्यारी से हेडिंग डाले भाई, परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय, परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय, परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय, परिवर्ती बल के लिए, परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये अभी हमने दिखाया किसके लिए था, ये तो नियत बल के लिए था। अब की बार परिवर्ती बल रहेगा, बल हमारा हर क्षण क्या होगा, बदलेगा ना। परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय, वही कंडीशन, माना स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, u है, स्मॉल s दूरी तय करती है, तो उसी वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है, ठीक ना। तो अगर v हो जा रहा है तो यहाँ पे भाई किया जो गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा k बराबर 1/2mv²। यहाँ पे अवकलन समाकलन की धुआंधार होने वाली है, ठीक ना। देखिए भाई अवकलन समाकलन यहाँ पे कैसे कैसे लगेगा और कैसे कैसे यूज हो रहा है उसको समझे ध्यान पूर्वक एकदम मस्त होकर के ना। k बराबर 1/2mv², दोनों पक्षों में हम क्या कर रहे हैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना। क्या करने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर, स्मॉल t के सापेक्ष, दोनों पक्षों में स्मॉल t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर,
दोनों पक्षों में स्मॉल टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखो भाई बराबर के इधर का पक्ष है, इसमें जब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी अपान डी टी, ये दिखा रहा है टी के सापेक्ष अवकलन, किसका अवकलन, के का। बराबर के इधर क्या है, के है ना, तो के का अवकलन किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष के का अवकलन बराबर डी अपान डी टी, टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, किसका होगा, 1/2 यम वी स्क्वायर का, ठीक ना। ये तो ऐसे ही लिख देंगे इसको, डी के अपान डी टी बराबर। अब देखो यहाँ पे सवाल उठता है कि कौन सा कांस्टेंट होगा, कौन सा वेरिएबल होगा। वेरिएबल और कांस्टेंट में अभी तक हमने आपको बताया हुआ है, जिस लेटर के साथ डी लगा होता है वो तो वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। यहाँ पे जिसके साथ डी लगा टी के साथ लगा है, यहाँ पे टी है ये नहीं, तो सब वेरिएबल नहीं भाई, सब वेरिएबल नहीं। यहाँ पे समझो जरा, 1/2 यम, 1/2 गिनती है, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ये वेरिएबल या कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, सब बता लेंगे। यम जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हमने आपको कई, जिस इस लेक्चर में अगर आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुने होंगे कई बार, तो हमने बताया कि द्रव्यमान को आप कहीं भी ले जाइए, द्रव्यमान को कहीं भी ले जाइए, द्रव्यमान कभी परिवर्तित होता है नहीं सर, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। जब द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होता है तो हम लोग कह सकते हैं द्रव्यमान क्या है, नियत है। जब बदल नहीं रहा है तो क्या है, नियत है। तो यहाँ पे द्रव्यमान क्या है, नियत है। यहाँ पे नहीं, हर जगह द्रव्यमान नियत ही होता है, द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। द्रव्यमान क्या होता है, नियत होता है, ठीक ना। द्रव्यमान क्या होता है, नियत होता है। जब द्रव्यमान नियत रहेगा तो 1/2 यम कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। हमको अवकलन किसके सापेक्ष करना है, v के सापेक्ष। भाई वेग बदलता है, ठीक है, पहले वेग u था तभी तो v हुआ, तभी तो बदल रहा है, पहले u से v हो गया तो बदल तो रहा है, एकदम ठीक सर। तो d के अपान डी टी बराबर 1/2 यम और v स्क्वायर का t के सापेक्ष अवकलन। देखो भाई अगर मैं पूछूं y स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, तो अगर हमारी आप अवकलन समाकलन वाली क्लास नहीं देखें तो वहाँ पे एक बार जाके देखेंगे, हम आपको बताएंगे 2y dy अपान dx। अगर हम पूछें कि भाई जेड स्क्वायर का टी के सापेक्ष अवकलन, ये जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर का टी के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, तो आपका जवाब होगा 2z dz अपान dt। उसी प्रकार से v स्क्वायर का टी के सापेक्ष अवकलन 2v और v का dv अपान dt। लो भाई 2 को शहीद कर दो, 2 को हमने क्या कर दिया, शहीद कर दिया। जब हम शहीद कर दिए तो हमें क्या बचा है, बचा भाई क्या, डी के अपान डी टी बराबर यम वी डी वी अपान डी टी, यम वी डी वी अपान डी टी। ये भाई इसको हमें ये मिटा रहे हैं ना, इसको मिटा दिए हम, ठीक ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी के अपान डी टी, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं ये, यहाँ पे डी के अपान डी टी बराबर क्या हो जाएगा, यम वी डी वी अपान डी टी ना, यम वी। अच्छा डी वी अपान डी टी को हम लिख दे रहे हैं ए, डी वी अपान डी टी हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डी वी अपान डी टी हमारा क्या हो गया भाई, ए। यहाँ पे देख लो भाई डी वी अपान डी टी, अरे यार वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर त्वरण है ना। अच्छा यम ए को साथ लिख देते हैं, जब यम ए को साथ लिखेंगे तो डी के अपान डी टी बराबर हो जाएगा यम ए इंटू वी, और यम ए यफ, यहाँ पर लिख दें यम ए, भाई यफ बराबर यम ए, वही ना, यफ बराबर यम ए। वाह सर, डी के अपान डी टी, डी के अपान डी टी बराबर क्या हो जाएगा, यफ इंटू वी, यफ इंटू वी हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, यफ इंटू वी, डी के अपान डी टी बराबर क्या हो गया, यफ इंटू वी हो गया ना। अच्छा अब क्या कर सकते हैं हम लोग, डी के बराबर लिख दें, डी के बराबर एफ वी डी टी, डी के बराबर एफ वी डी टी, डी के बराबर हमने क्या लिख दिया, एफ वी डी टी, डी के बराबर एफ वी डी टी, सही रहेगा भाई। या तो फिर एक लाइन और देखो, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि डी के बटे डी टी बराबर ना, डी के बटे डी टी बराबर एफ वी के स्थान पे अगर हम लोग विस्थापन क्या माने, यस डी एस अपान डी टी, ठीक। देखो भाई थोड़ा समझना, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, जो वी है, वी क्या हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी जो होता है विस्थापन अपान समय, विस्थापन अपान समय ना, विस्थापन बटे समय यानी यस अपान टी, तो अवकलन फॉर्म में क्या हो जाएगा, डी एस अपान डी टी, डी एस अपान डी टी, यानी विस्थापन और समय का अनुपात क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो डी एस अपान डी टी को क्या लिख देंगे, वी लिख देंगे, ठीक ना। तो हमारा यहाँ पे वी था, वी को डी एस अपान डी टी लिख दिया गया। अब यहाँ पे डी टी तो भाई सही हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ना, यहाँ पे, ताकि जरूरत पड़े तो यहाँ पे लिख सके ना, हाँ नहीं तो दोबारा मिटाना पड़ेगा। डी के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी एस, डी के इक्वल टू एफ इंटू डी एस, डी के इक्वल टू एफ इंटू डी एस। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों का समाकलन कर दें। जब समाकलन करेंगे, ठीक ना, इसका स्टार्टिंग का जो
ये समाकलन करेंगे तो के आई, इसकी जो लिमिट होगी भाई स्टार्टिंग में गति ऊर्जा क्या होगी के आई, बाद में क्या हो जाएगा के एफ हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको आज हो जाएगा के आई से के एफ डी के बराबर, ठीक ना। और इसका जो लिमिट मान लेते हैं भाई x1 से s1 से s2, s1 से s2, s1 से s2 एफ डी एस। अच्छा थोड़ा याद करो जरा, हमने आपको बताया परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य में हमने आपको बताए होंगे भाई W बराबर x1 से x2 एफ डी एक्स, ऐसे बताया ना एफ डी एक्स। जब x होगा तो यहाँ पे लिमिट x1 रहेगी, जब यहाँ पे s होगा तो लिमिट s1 से s2 हो जाएगी। जो s1 s2 क्या है, कहाँ से कहाँ तक विस्थापन हुआ है, कहाँ से कहाँ तक विस्थापन हुआ है, तो ये कहाँ से कहाँ तक विस्थापन हुआ है एफ डी एस, ये हमारा हो जाएगा भाई W। इसको हम क्या लिख देंगे W बराबर, और ये देखो यहाँ पे जब D के आगे कुछ नहीं होता उसको के मान लेते हैं भाई, के होता ही है समाकलन, जब यहाँ पे के रहेगा तब तो के समाकलन हो गया, और उसकी लिमिट क्या हो जाएगी के आई से के एफ, के आई से के एफ, ठीक ना, के आई से के एफ। तो अगर हम बात करें भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या हो जाएगा के एफ माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा के आई बराबर क्या हो गया W, के एफ माइनस के आई बराबर W। तो W बराबर क्या हुआ हमारा, W बराबर हुआ डेल्टा के, W बराबर क्या हुआ डेल्टा के। तो इसमें अब आपको ध्यान देखना था भाई कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे क्या चीज़ हुआ है, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। फिर यहाँ पे जो आपका हुआ यफ बराबर यम ए की जगह पे क्या हो गया यफ हो गया, और वी है ही है, तो वी को डी एस अपॉन डी टी दोबारा चेंज किया गया ना, वी को डी एस अपॉन डी टी, फिर डी टी कैंसिल, फिर कैसी चीज़ें क्या हुई हैं आपको ये जरूर समझ में आया होगा। तो ये रहा भाई आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय। आज की क्लास में मैं सिर्फ आपको यही बताऊँगा कि कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, और ये हमने दो तरीके से आपको बताया हुआ कार्य ऊर्जा प्रमेय, एक हमने नियत बल के लिए और एक परिवर्ती बल के लिए। उम्मीद है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इससे पहले भी जो टॉपिक पढ़ाई गई हैं उस टॉपिक में भी कोई भी प्रकार की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगली वीडियो में भाई हम लोग इस कार्य ऊर्जा प्रमेय पर कुछ सवाल सीखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा में हमने बताया ना दो प्रकार की ऊर्जाओं को हम लोग को पढ़ना है, पहला क्या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और दूसरा क्या प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो ये दोनों चीज़ों को हम लोग सीखते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग खूब मस्त से पढ़ाई लिखाई जारी कर रहे हैं भाई। किसी प्रकार कोई दिक्कत है कब आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, कोई भी सजेशन कोई भी चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन किया करें, ठीक है ना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।